कर दिया. Good evening, everyone. Once again, I am here with some numerical questions based on electricity. So their first question is, students carries out an experiment and plots VI graph of the three samples of nichrome wire with resistance R1, R2 and R3 respectively as shown in the figure. मतलब एक स्टूडेंट है, लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नाइक्रोम के वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है और वो 3 बार एक्सपेरिमेंट करता है और तीनों केसेस में वो उस वायर का रेजिस्टेंस क्या करता है, निकाल वी और आई का वैल्यू निकाल रहा है, वोल्ट और उससे वोल्ट मीटर और आरामीटर से की रीडिंग नोट करता है और उसकी ग्राफ प्लॉट करता है. तो वी आई ग्राफ रेजिस्टेंस का वैल्यू देता है, ये आपको पता है. तो इसमें बताना है कि ये तीनों चार कंडीशन है, R1 इसमें से कौन सा हमारा सही है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 या दिस या दिस या दिस. तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि वी आई ग्राफ होता क्या है और ये क्या होता है. तो वी नो डैट वी आई क्या जानते हैं, वी आई ग्राफ टेल्स अबाउट रेजिस्टेंस. मतलब वी आई ग्राफ रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है, ठीक है. और इसका जो आर का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ये डिपेंड करता है स्लोप ऑफ ग्राफ पर और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्लोप ऑफ ग्राफ के. रेजिस्टेंस का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप ऑफ ग्राफ के. मतलब क्या हुआ कि जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा. और स्लोप आप पता है, स्लोप के लिए एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा. तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है. तो आपको पता है कि एंगल बढ़ने से टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो चूंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप का, तो स्लोप जब इंक्रीज होगा तो मतलब टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा. तो टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो 1/10 थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा. मतलब स्लोप बढ़ने से रेजिस्टेंस का वैल्यू घटता है. तो इस तरह से आप यहाँ पर सीधे सीधे इस आप लिखेंगे कि स्लोप अगर इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, वाइस वर्सा. तो इसका मतलब हुआ सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, पहले वाले का है, ये एंगल ज्यादा है थीटा. उसके बाद से दूसरे का है, उसके बाद से तीसरे का है, सबसे कम स्लोप तीसरे का है. तो इसका मतलब हुआ R3 का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा. उसके बाद स्लोप किसका है, R2 का है. तो इसका मतलब R2 का उससे थोड़ा वो होगा, कम होगा. और सबसे कम R3 का होगा, R1 का होगा, सॉरी. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस और स्लोप कैसे एक दूसरे के पे डिपेंड कर रहे हैं. मतलब ये हुआ ग्रेटर द स्लोप लोअर लोअर द रेजिस्टेंस, मतलब हायर द स्लोप या ग्रेटर द स्लोप लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ द nichrome wire. तो इन दिस वे वी कैन से दैट द ऑप्शन 3 यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट, सी इज राइट ऑप्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है. तो इस तरह से रिजवान सर रजी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस आपके लिए लेके आए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और जिसको रिजवान सर आपको पढ़ा रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ द करंट आई थ्रू अ रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 100% एट कांस्टेंट टेम्परेचर. मतलब हम कंडक्टर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए आई के वैल्यू, करंट का वैल्यू डबल कर देते हैं. 100% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि करंट का वैल्यू हमने डबल कर दिया. देन इंक्रीज इन पावर, पावर में कितना इंक्रीज होगा ये आपको निकालना है. तो सो गाइस आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है. तो पावर यू नो डैट आई स्क्वायर आर होता है, राइट. तो ये तो हो गया आपका जनरल, उसका जनरलाइज फॉर्मूला. तो यहाँ पर P1 जो होगा क्या होगा, आई स्क्वायर आर होगा. कांस्टेंट टेम्परेचर रखा हुआ है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा. दिस इज फर्स्ट. अच्छा, अब सेकंड केस में क्या हो रहा है कि सेकंड केस व्हाट इज हैपनिंग गाइस कि आई जो है 2i हो जा रहा है. 100% इंक्रीज करने मतलब आई का वैल्यू 2i हो गया. तब सेकंड केस में पावर कितना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू 2i स्क्वायर इंटू आर. इसका मतलब हुआ 4i स्क्वायर आर. तो
सेकेंड वैल्यू ये हो गया, सेकेंड केस में पावर ये हो गया, फर्स्ट केस में पावर ये हो गया आपका। तो हमें देखना है ये इसमें चेंज कितना हुआ, तभी परसेंटेज निकाल पाएंगे। चेंज इन पावर, चेंज इन पावर कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1। P2 कितना हो गया आपका 4 I स्क्वायर R, और P1 है I स्क्वायर R, जो आपको दे रहा है कितना 3 I स्क्वायर R। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो आपको पता है गाइस, परसेंटेज चेंज का मतलब होता है किसी चीज में चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, यानी ओरिजिनल यहाँ पर I स्क्वायर R है, और इंटू 100। ऐसे करने से क्या निकल जाता है, परसेंटेज चेंज किसी चीज में निकल जाता है। तो ये I स्क्वायर R कैंसिल हो जाएगा, और आपको बचेगा कितना 300%। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ भी ऑप्शन सी सही है, सी इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से रजी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस प्रेजेंट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप ये दोनों क्वेश्चन समझ चुके होंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू हियर ऑन द पेपर। टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, कह रहे हैं कि हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव्स द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम, एंड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द वैल्यू बिकम्स 9 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जब दो रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में जोड़ लिया RS, तो उनका वैल्यू 9 ओम हो गया, यानी R1 और R2। हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं जिनका सीरीज वैल्यू है 9 ओम। दिस इज फर्स्ट। एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उन्हीं रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जो कि दिया हुआ है हमको 2 ओम। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, हम फ्रेम में आना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू हमें R1 और R2 का वैल्यू पता ही नहीं है, हमें उन्हीं को कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम लिया R1 इंटू R2। ठीक है स्टूडेंट्स, R1 कैंसिल होगा, R2 बचेगा यहाँ पर R2, और यहाँ पर R2 कैंसिल होगा, R1 बचेगा। यहाँ लिख दिया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर R1 और R2 देखिए, पहले वाले इक्वेशन से ये चीज, इस चीज का वैल्यू R1 और R2 का वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं, उठा करके यहाँ पे वो रख लेंगे आप। तो आपके पास हो जाएगा कितना, कितना बोलिए 9 बाई में R1 इंटू R2 इज इक्वल टू कितना 2 हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया, सॉरी 1/2 यहाँ लिखा जाएगा, चूंकि रिजल्टेंट जो होता है 1/2 होता है, 1/2 हर जगह लिखा जाएगा, ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 है ना। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 9/R1 R2 इज इक्वल टू 1/2। समझ लीजिए, यहाँ 1/2 लिखना था, हमें 2 लिख दिया था, ये हो गया 1/2। तो इस तरह से हमारा 9R1 इंटू R2 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R1 इंटू R2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9 2 सा 18। अच्छा, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसका, R1 या R2 का निकाल करके इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं R2 का वैल्यू, R2 इज इक्वल टू 9 माइनस R1। अब इस वैल्यू को आप यहाँ ले आकर के सब्सटीट्यूट करिए, R1 यहाँ रहेगा, R2 के वैल्यू ये वैल्यू भी सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस R1 इज इक्वल टू 18 हो गया। अब मल्टीप्लाई करिए 9R1 माइनस R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ठीक है गाइज, अब ये सबको उस तरफ ले चलिए, तो R1 पॉजिटिव हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस 9R1 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, R1 स्क्वायर माइनस 9R1 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको फटाफट फैक्टराइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। R1 स्क्वायर माइनस 9 लाना है, यहाँ लिखिए 3R1 और यहाँ लिखिए 6R1। ठीक है, 6 और माइनस वो हो गए 9 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर 18 हो जाएगा। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ में पूरा आता है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए, तो यहाँ से R1 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचेगा R1 माइनस 3, और यहाँ से इन दोनों में से 6 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा R1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
क्यों भाई, हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये R1 माइनस थ्री और ये R1 माइनस थ्री दोनों में है, ये कॉमन हो जाएंगे, तो R1 माइनस थ्री इंटू R1 माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो आप लिखते हैं कि इधर R1 माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, और R1 माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो इफ R1 माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब वो R1 इज इक्वल टू 3 यहाँ, और R1 इज इक्वल टू 6। तो R1 के दो दो वैल्यूज आ गए। ठीक है, तो इस तरह से R2 के भी दो दो वैल्यूज आ जाएंगे यहाँ पे। जब आ गया तो देयरफॉर R2 हमने निकाल रखा है इन द फॉर्म ऑफ R1 9 माइनस R1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 माइनस अगर हम 3 रखते हैं तो R2 का वैल्यू 6 आ गया, और अगर हम R2 9 माइनस R2 का वैल्यू 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R1 इज इक्वल टू 3, R2 इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, या अगर हम इसको 6 ले रहे हैं तो R1 इज इक्वल टू 6, तो R2 इज इक्वल टू 3 ओम। ये दोनों आंसर आपके सही हैं, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस तरह से ये एक आपने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, रजी कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस ब्रिंगिंग यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स। प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस एंड गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड्स। ओके स्टूडेंट, नाउ द 9th क्वेश्चन इज हियर। आज हमने क्या कहते हैं लाइट के 5 क्वेश्चन का वो करे थे, शूट किए थे, और इसलिए हम सीरियल वाइज में इसी तरह से है। 5 क्वेश्चंस लाइट से लिया था और 5 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से लिया था। एन इलेक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर है, 2 rods is rated at what this much 2 किलोवाट। तो स्टूडेंट्स हियर गिवन कि वॉटेज जिसको कहते हैं हम, वॉटेज या पावर जो है हमारा वो कितना है, वो दिया हुआ है P इज इक्वल टू 2 किलोवाट, एंड 2 किलोवाट यू कैन बी राइट 2000 watts, right? What is the cost of the using it for 2 hours for a day? एक दिन में 2 घंटे यूज करते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो टोटल आवर्स निकाल लेंगे हम, आवर्स कितना हो रहा है, 2 घंटे डेली यूज हो रहा है, सितंबर में 30 डेज होते हैं, तो ये 60 आवर्स पूरे महीने में यूज हो रहा है। तो हमारे पास आवर्स भी निकल गया। अब हम क्या निकालना है, एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, दैट इज एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू P इंटू टी। ये फॉर्मूला आपको बहुत पहले बताया था मैंने। तो एनर्जी कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, पावर इसका है आपके पास 2000 वॉट, एंड आवर्स हैं इसके 60 आवर्स। ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा किलो वाट आवर, एंड यही किलो वाट आवर आपको यूनिट्स कहलाती है, कितनी यूनिट्स बिजली खर्च हो गई। तो इसको ये 0 कैंसिल करेगा, कितना हो गया 120। ओके गाइस, 120 यूनिट या 120 किलोवाट्स और बिजली खर्च हो रही है। अब कॉस्ट पता ही है आपको, 120 किलोवाट आवर है ना, इनटू रेट क्या है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 पर यूनिट। तो 2.5 रुपीज पर यूनिट है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 12 दूनी 30 और कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 300 रुपीज। ये हो गया कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, एक से एक क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं आज। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, कह रहे हैं कि 3 बल्ब्स हैं, 3 बल्ब्स को हमने पैरेलल में जोड़ रखा है, B1 B2 एंड B3 आर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, सेम वॉटेज के, कनेक्टेड है शोन इन फिगर है। शोन इन फिगर का मतलब ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तीनों बल्ब्स। ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो, करंट 3 एम्पियर इज रिकॉर्डेड। जब तीनों बल्ब एक साथ जलाए जाते हैं तो ये जो अमीटर है ये वाला, ये 3 एम्पियर का करंट रिकॉर्ड करता है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर 2 बल्ब्स व्हेन द बल्ब B1 गेट्स फ्यूज्ड। यहाँ पर एक एक करके हम करेंगे कि बल्ब B1 गेट्स फ्यूज तो क्या होगा। बल्ब B1 अगर फ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स तो ये बल्ब दोनों जलते रहेंगे, इसलिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का यही तो यूज है, यही तो फायदा है इसका। ये बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो इन दोनों बल्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, तो पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ अदर बल्ब्स व्हेन द बल्ब B1 गेट्स फ्यूज्ड। तो इसका हम आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले आंसर देने से पहले हम सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन का वो निकालेंगे
क्या कि टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का, आर इक्विवेलेंट। तो गाइस अलग अलग इनका रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे को वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पर, वोल्टेज कितना है, और टोटल करंट जो है वो 3 एम्पियर का करंट ले रही है। साफ साफ कह रहा है कि जब तीनों बल्ब ग्लो होते हैं तो ये आमीटर 3 एम्पियर का करंट रिकॉर्ड कर रहा है। इट मीन्स ये हुआ कि करंट का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास। तो वोल्टेज भी हो गया 4.5 और करंट के वैल्यू भी हमारे पास हो गया 3 एम्पियर। इसका मतलब हुआ 1.5 ओम इक्विवेलेंट। इस पूरे सर्किट के तीनों जो है रेजिस्टेंस हो गया 1.5 ओम। अब ये कह रहे हैं कि तीनों रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हैं, आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, तो उनके फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना होगा, अब हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब तो है क्या है, इक्वल है। तो आपको पता है कि 1/R इक्विवेलेंट जो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों चूंकि इक्वल हैं, तीनों इसके रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस, हमने सबको R लिखा है, तो इसका मतलब हो गया 3/R हो गया। ठीक है, इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आया है, 1.5 आया है, और इस तरह से 3/R हो गया। तब कितना हो गया ये R इज इक्वल टू हो गया हमारे को, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 1.5 यानी 4.5 ओम। यानी कि हर बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस है 4.5 ओम का, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम निकालेंगे कि करंट इन ईच बल्ब। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स करंट डिवाइड होता है। यहाँ पर करंट I3 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा, I1 इसमें जाएगा, करंट डिवाइड होता जाएगा। तो करंट का डिवीजन, अब चूंकि तीनों आइडेंटिकल हैं इसलिए हम इक्वली डिवाइड कर देंगे उसको, किसको, करंट को। तो करंट इन ईच बल्ब, यहाँ लिखिए करंट इन ईच बल्ब इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, V कितना है, 4.5 है तीनों का मिल करके, और रेजिस्टेंस जो है आपके पास कितना है, बोलिए, रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है, 4.5 ही आया है। किधर गया ये, तो इसको हम एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आया है 4.5, तो 4.5 से डिवाइड कर देंगे। वोल्टेज आपका 4.5 है और एक बल्ब का रेजिस्टेंस भी 4.5 है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक बल्ब का रेजिस्टेंस, ईच बल्ब का रेजिस्टेंस 4.5 ओम आ रहा है, टोटल वोल्टेज 4.5 है, तो हर एक बल्ब जो करंट ले रहा है वो 1 एम्पियर का करंट ले रहा है। ठीक है, यानी इसमें एक 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर। अब आपसे पूछा गया है, अब फर्स्ट पार्ट पे आइए, व्हाट हैपेंस टू द ग्लो ऑफ द अदर टू बल्ब्स व्हेन द बल्ब B1 गेट्स फ्यूज्ड। तो बल्ब B1 फ्यूज हो जा रहा है, तो बाकी दोनों बल्ब जलते रहेंगे। ठीक है, व्हेन बल्ब B1 इज गेट्स फ्यूज्ड देन द करंट इन B2 एंड B3 रिमेन्स द सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां लिख दीजिए, व्हेन बल्ब B1 इज फ्यूज्ड, ठीक है, देन करंट इन B2 एंड B3 will remain same। ठीक है, will remain same, मतलब कि B2 में जो करंट क्या हो गया, B2 में जो करंट जाएगा I2, और B3 में जो करंट जाएगा I3, वो 1 एम्पियर के करंट उसमें जाते रहेंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वोल्टेज जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो वोल्टेज सेम रह रहा है, इसलिए करंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये फर्स्ट का। तो ग्लो ऑफ बल्ब विल नॉट बी अफेक्टेड, यहाँ लिख दीजिए, ग्लो ऑफ B2 and B2 and B3 will not affected, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके ग्लो पे, इसलिए कि वोल्टेज सेम मिल रहा है। करंट एक बल्ब में नहीं जा रहा है, दोनों दो बल्ब्स को सेम वोल्टेज मिल रहा है, तो उनका ग्लो पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके गाइस, इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि व्हेन बल्ब B2 गेट्स फ्यूज, देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में कह रहा हूं, व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग रीडिंग ऑफ A1 A2 A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट्स फ्यूज्ड। यानी B2 वाला बल्ब, ये वाला बल्ब अगर फ्यूज होता है तो क्या होगा, B2 गेट्स फ्यूज, तो अमीटर 1 की रीडिंग क्या होगी, यहाँ पर अमीटर तीन आमीटर लगे हुए हैं, एक यहाँ यहाँ यहाँ, तो इनकी रीडिंग में क्या होगा,
मतलब B2 के फ्यूज हो जाने से क्या होगा, तो B2 के फ्यूज होने से इसी, अगर हम मान लीजिए कि B2 ये फ्यूज हो गया तो इसमें तो करंट जाएगा ही, इसमें करंट जाएगा ही, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि B2 में करंट नहीं जाएगा, तो B2 में करंट नहीं जाएगा तो टोटल करंट क्या होगा, 2 एम्पियर का करंट तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, when bulb B2 gets fused, when bulb B2 gets fused, the current in B2 becomes 0, then क्या होगा, I2 जो है वो 0 हो जाएगा, जो B में जा रहा है वो फ्लो होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। एंड करंट इन B1 एंड B2 रिमेन्स द सेम, एंड करंट इन B1 एंड B3 में रिमेन्स द सेम। क्यों भाई, पैरेलल में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रिमेन्स द सेम। एक बल्ब फ्यूज हो गया, यहाँ पे ये फ्यूज हो गया, B2 फ्यूज हो गया, तो B1 बल्ब में और B3 बल्ब में करंट जाता रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो फ्यूज हो गया उसमें करंट 0 हो जाएगा, जो बल्ब फ्यूज हुआ उसमें करंट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब आपका सेम रहेगा, B1 और B2 में करंट सेम रहेगा, B1 और B3 में। तो इस तरह से टोटल करंट जो हुआ, टोटल करंट हमारा 3 एम्पियर का था, तो क्या हो गया, टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यहाँ पर टोटल करंट, अब I2 0 हो चुका है, तो I1 प्लस 0 प्लस I3, यानी I1 का वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समराइज कर लें, कैसे बच्चों, कि A2 एमीटर 2 में करंट 0 होगा, एमीटर 3 में करंट 1 एम्पियर का फ्लो होगा, एमीटर 1 में करंट 1 एम्पियर का जाता रहेगा, और एमीटर ए जो है, जो मेन यहां लगा हुआ है, ये वाला एमीटर, इसमें अब ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, दो एम्पियर की जरूरत पड़ रही है, 2 बल्ब जल रहे हैं, एक बल्ब फ्यूज हो चुका है, तो 2 ही एम्पियर की करंट की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसका रीडिंग दिखाएगा 2 एम्पियर। ये आप, आई होप ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, हर सिंपल पेपर में दिया हुआ है, मैंने सारे सिंपल पेपर में देखा ये क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर करना है इससे। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहा है, देखिए, how much power is dissipated in the circuit when all the 3 bulbs glow together, तीनों बल्ब एक साथ जलेंगे तो इस सर्किट में कितना पावर डिसिपेट होगा। पावर डिसिपेशन का मतलब होता है, ये नया वर्ड्स आप लोगों के लिए, कितना पावर कंज्यूम होगा, पावर खर्चा होगा, ये समझ लीजिए। तो पावर डिसिपेटेड when all 3 bulbs are glowing, तीनों बल्ब जल रहे हैं, तो पावर कितना, पावर का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, P इक्वल टू V² होता है गाइस। V हमारे पास दिया हुआ है कितना, बताइए, टोटल वोल्टेज 4.5 का है और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1.5 का है सर्किट का, तो ये 4.5 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ये कैंसिल करेगा, इसे डिवाइड करने के बाद ये 3 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, कैरी 1, 3 4 12 और 1 13, तो ये हो गया आपका कितना, पावर हो गया 13.5। क्या पावर की यूनिट होती है, वॉट्स। तो दिस इज योर आंसर गाइज, आई होप दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव गॉट। प्लीज रजी कम्प्रहेंसिव क्लासेस पे देखते रहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी क्या कहते हैं, रिवीजन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।